डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिक्किम की सुरंग में 8 मजदूरों की मौत, 12 जिंदा निकाले गए, कई अभी भी फंसे। गैस रिसाव से रेस्क्यू वर्क मुश्किल। मॉनसून सत्र के बीच एनडीए का मंगल मिलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के सभी सांसद होंगे शामिल। सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले पीएम बनने पर बधाई। महापंचायत के लिए किसानों का दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर सील, अलर्ट पर पुलिस। सोनम वांगचुक की निजी अस्पताल में इलाज की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सोनम वांगचुक की पत्नी की है याचिका। हाईकोर्ट ने तलब की सोनम की मेडिकल रिपोर्ट। एम्स निदेशक समेत कई लोगों को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से, जहां सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद निर्माणाधीन समारदुंग सुरंग का एंट्री गेट बंद होने के बाद सोमवार से ही कई मजदूर अंदर फंसे हुए थे। इस बीच टनल में मीथेन गैस रिसाव होने की वजह से हालात और भी खराब हो गए। अब तक 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है, वहीं 12 मजदूरों को जिंदा बाहर निकाला गया है। माना जा रहा है कि 18 से ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं, जिनको बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस और अग्निशमन आपातकालीन सेवाओं की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं। हालांकि सही संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। राहत और बचाव कार्य के दौरान कुछ कर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। नामची जिले के समरडुंग झोलुंगे में एनएचपीसी के तीस्ता स्टेज वीआई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। टनल के अंदर गैस रिसाव की वजह से भीतर घुसे कुछ रेस्क्यू वर्कर्स भी चक्कर खाकर बेहोश हो गए। लगातार बारिश और मुश्किल हालात के बावजूद मुख्यमंत्री लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और संबंधित विभागों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि चल रहे बचाव अभियान के लिए सभी जरूरी संसाधन लगाए जाएं। राहत और बचाव कार्य सोमवार से ही जारी है। 8 मजदूरों की मौत की जानकारी जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है। मृतकों के शवों को सिंगतम जिला अस्पताल यानी कि एसटीएनएम अस्पताल गंगटोक और नामची जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहीं एसएसडीएमए हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। निर्माणाधीन समारदुंग सुरंग में यह हादसा सोमवार को दोपहर करीब 3:09 पर हुआ। यह सुरंग तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना के तहत पटेल इंजीनियरिंग द्वारा बनाई जा रही है। टनल के भीतर अचानक लैंडस्लाइड हुआ, जिससे रास्ता बंद हो गया और काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। हालात तब और भी खराब हो गए जब सुरंग के भीतर मीथेन गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से बचाव कर्मियों का अंदर घुसना बेहद जोखिम भरा हो गया। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर संसद के मॉनसून सत्र के बीच आज सुबह संसद परिसर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के सभी सांसदों के शामिल होने की खबर है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठक में एनडीए सांसदों का स्वागत करेंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी जाएगी। बैठक में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राज्यसभा पहुंचे नए सांसदों का भी स्वागत किया जाएगा। इनमें आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। इन नए सदस्यों का औपचारिक स्वागत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी जाएगी। संबोधन में संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति, सरकार के विधायी एजेंडा और विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने की रूपरेखा पर चर्चा हो सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के मंगलवार को होने वाले इस मंगल मिलन कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना नहीं है।
अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर भारत अमेरिका समझौते को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के किसानों का मंगलवार सुबह बहादुरगढ़ के पास अर्बन एक्सटेंशन रोड पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों की करीब 5 बसों को दिल्ली की ओर बढ़ने नहीं दिया गया, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:15 पर पंजाब के पटियाला सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों किसान बसों में सवार होकर दिल्ली की ओर जा रहे थे। पुलिस द्वारा आगे बढ़ने से रोकने पर किसानों ने इसका विरोध किया और बहादुरगढ़ बाईपास के पास यूईआर पर जाम लगा दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान नेताओं का कहना है कि वे भारत अमेरिका समझौते के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली में प्रवेश से पहले ही रोक दिया गया। किसानों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए विरोध दर्ज कराया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा किसानों से बातचीत कर जाम खुलवाने के प्रयास शुरू किए गए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सुबह कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें 20 से अधिक प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। 2 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाने को मंजूरी मिल सकती है। पहला एक्सप्रेसवे प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबा होगा। दूसरा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे होगा, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसकी कुल लंबाई 117 किलोमीटर होगी। साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं के ईपीसी मोड में निर्माण के लिए विकासकर्ता चयन संबंधी प्रस्ताव पर भी निर्णय हो सकते हैं। इसके अलावा महिला कल्याण, सचिवालय प्रशासन, गृह विभाग, उच्च शिक्षा, राज्य कर परिवहन, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन और सहकारिता विभाग के प्रस्ताव भी हैं। विधानमंडल का मॉनसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकता है। इस दौरान राज्य सरकार अपने विधायी कार्य निपटाएगी। सत्र आहूत करने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। यूपी विधानमंडल का आगामी सत्र भी संसद की तरह हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार की घेराबंदी कर सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बताइए क्या कुछ खबरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा फैसलों के ऊपर निर्णय लिया जा सकता है। क्या कुछ खबरें सामने आ रही है? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही। 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जैसा कि आपने अभी जिनका जिक्र किया कि जो प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के लिए इसमें प्रस्ताव आ सकता है, अनुमति दी जा सकती है। और ये वो एक्सप्रेसवे होगा जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। और दूसरा एक्सप्रेसवे, इसकी जो लंबाई होगी 117 किलोमीटर होगी। और साथ ही साथ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं के लिए भी इस बैठक में प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो पहले से उत्तर प्रदेश में सरकार के कार्यकाल में चाहे आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करें या तमाम जो लिंक एक्सप्रेस वे हैं उनके निर्माण हो चुके हैं। अभी हाल में ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है। तो एक तरह से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए और उसी क्रम में ये आज प्रस्ताव आ सकता है और फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिला कल्याण से जुड़े फैसले हो सकते हैं। गृह विभाग, उच्च शिक्षा और राज्य कर परिवहन, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जिनसे जुड़े प्रस्ताव आज की बैठक में आ सकते हैं। 10:30 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास मार्ग आवास पर शुरू होने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद अपनी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है।
अब ट्रस्ट प्रत्येक महीने की ऑडिट रिपोर्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा, ताकि देश विदेश के करोड़ों राम भक्त मंदिर की आय, व्यय और ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी सीधे देख सकें। इसके साथ ही वेबसाइट पर ट्रस्ट के प्रशासनिक निर्णय, निर्माण कार्य और अन्य प्रमुख गतिविधियों का भी नियमित अपडेट किया जाएगा। अब तक ट्रस्ट की वित्तीय ऑडिट वर्ष में केवल एक बार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद तैयार की जाती थी। ये रिपोर्ट ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्टियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद हर महीने की आय, व्यय, दान, खर्च और वित्तीय स्थिति का विवरण वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। इससे ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बताइए, खबरें सामने आ रही है और ट्रस्ट प्रत्येक महीने ऑडिट की रिपोर्ट वेबसाइट के जरिए साझा करेगा। जी बिल्कुल, देखिए शालिनी, आपको बता दें, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद अपनी कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। ट्रस्ट अब पारदर्शिता को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक माह की ऑडिट रिपोर्ट ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी, जिससे देश और विदेश में बैठे करोड़ों राम भक्त राम मंदिर की आय, व्यय, दान, खर्च और वित्तीय स्थिति की जानकारी सीधे देख सकते हैं। अब ट्रस्ट की वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट साल में केवल एक बार तैयार होती थी, उसे ट्रस्ट की बैठक में ही प्रस्तुत किया जाता था। आम श्रद्धालुओं के लिए यह जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन अब हर महीने का पूरा वित्तीय लेखा जोखा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठकों के लिए लिए गए अहम फैसले, मंदिर निर्माण कार्यों की प्रगति, नई सुविधाओं और अन्य प्रमुख गतिविधियों की जानकारी भी नियमित रूप से साझा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में सामने आए चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ट्रस्ट ने यह महसूस किया कि श्रद्धालुओं के विश्वास को और मजबूत करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। यही वजह है कि वेबसाइट को अब नए केवल दर्शन और संपर्क की जानकारी तक सीमित न रखकर सूचना और प्रमुख माध्यम बनाया जा रहा है। ट्रस्ट की वेबसाइट पर मंदिर निर्माण और प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से अपडेट नहीं की जा रही थी। अब इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए हर महीने अपडेट जारी किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालु ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और मंदिर निर्माण की प्रगति से सीधे जुड़े रह सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। झारखंड राज्य के 1000 विद्यालयों में टेली क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। शिक्षक इन सभी विद्यालयों में एक साथ लाइव क्लास के माध्यम से बच्चों का पठन कराएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इसे लेकर तैयार मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इस योजना के तहत रांची के रातू स्थित झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में 2 तथा 5 प्रमंडल मुख्यालयों में एक स्टूडियो तैयार किए जाएंगे। इन स्टूडियो के माध्यम से ही शिक्षक कई स्कूलों में लाइव क्लासेस ले पाएंगे। प्रस्तावित बैठक में आदर्श विद्यालय योजना को 5 वर्ष के लिए अवधि विस्तार का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद इस योजना को वर्ष 2025-26 से वर्ष 2030-31 तक अवधि विस्तार मिलेगा। इस योजना के तहत ही राज्य में वर्तमान में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अर्थात उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 100 अतिरिक्त सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जानी है। इस योजना के तहत लगभग 4500 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है। झारखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है, जिसमें 1000 स्कूलों में लाइव क्लासेस को स्वीकृति मिलने की अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए शालिनी, आज जो है कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है, तो जो तमाम जो मंत्रिमंडल है वो शामिल रहेगा और इसमें 30 से अधिक प्रस्तावों पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। जो उसमें जो अहम चीजें हैं, जैसे इसमें शिक्षा, पेयजल और जनहित के मुद्दों पर जो है स्वीकृतियां, योजनाओं की स्वीकृति मिल सकती है। जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं कि वो है शिक्षा से संबंधित
और जल जीवन मिशन 2 से संबंधित जो है आज इन योजनाओं पर जो है आज स्वीकृति मिल सकती है। आज जो है 1000 विद्यालयों में टेली क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा पर जो योजनाएं हैं उन पर उनकी आज स्वीकृति मिल सकती है। अल्पसंख्यक विद्यालयों को एनओसी के लिए एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया जा सकता है और सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है इनकी संख्या जो है 100 से अधिक और बढ़ाई जा सकती है और कुछ स्कूलों को जो है उसमें अपग्रेड किया जा सकता है। क्योंकि जो झारखंड सरकार की जो शिक्षा नीति है सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है वो झारखंड का एक मॉडल स्कूल माना जाता है और वहाँ जो है शिक्षा का एक अभूतपूर्व जो है वो प्रदर्शन होता है। दूसरी तरफ एक और भी है कि ये जो गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित जो बच्चे हैं जो छात्र हैं वो जो स्कूल नहीं आ सकते हैं तो जो 75% जो अटेंडेंस की जो अनिवार्यता है उसको भी उसमें छूट दी जा सकती है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आज जो कैबिनेट की जो बैठक होगी वो अति महत्वपूर्ण होगी, जो है महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं जिससे कि झारखंड के सर्वांगीण विकास में एक कदम जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरिद्वार में उत्तराखंड निवेश और आधिकारिक संरचना विकास बोर्ड के माध्यम से संचालित हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के तहत 235 करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। हरिद्वार में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार की हरिद्वार गंगा कॉरिडोर महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत पहले चरण विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें 43.25 करोड़ प्रशासनिक मार्ग, 66.75 करोड़ से हर की पौड़ी व सुभाष घाट का पुनर्द्वार, 66.34 करोड़ से हर की पौड़ी के उत्तर क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना का विकास, 58.34 करोड़ की लागत से रोड़ी बेलवाल क्षेत्र का पुनर्द्वार किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं जहां पर सोनम वांगचुक मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की अपील पर व्यापक सुनवाई की। याचिका में सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने की मांग ठुकरा दी गई थी। अदालत ने सोमवार को कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया, लेकिन अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही एम्स निदेशक और उपचार में शामिल मुख्य चिकित्सक को मंगलवार को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज सोनम वांगचुक मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है, उनकी पत्नी की याचिका पर ये सुनवाई हो रही है, क्या कुछ खबरें सामने आ रही है, साझा कीजिए। बिल्कुल, जो गीतांजलि आंगमो है इनकी तरफ से एक याचिका 19 तारीख को दाखिल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि जो उनको 18 तारीख को सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से प्रोसेस के दौरान वहां से हटाया गया था और उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। उसमें उनकी ये मांग थी, जो उस मामले पर सुनवाई हुई थी रविवार को स्पेशल बेंच के थ्रू, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी ये जो मांग थी कि उसको सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल मेदांता में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां से उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है, क्योंकि जो गीतांजलि आंगमो उनका ये कहना था कि उनको जो सरकार है यानी कि जो मेडिकल सफदरजंग हॉस्पिटल है उस पर जो है कुछ हद तक भरोसा नहीं था। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से एक जो एश्योरेंस दिया गया कि इस मामले में क्योंकि वो भूख हड़ताल पर हैं और जो उनकी स्थिति है डेटोरेट ना हो, उसको देखते हुए उनकी सहमति से ही ऐसा किया जा रहा है।
हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस बात के लिए मना कर दिया कि जो उनकी मांग है हम उनको उसको नहीं मांग सकते, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल का एश्योरेंस था उसके आधार पर उनके जो बेसिक मेडिकल नीड्स हैं उनको देखते हुए उसको कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसको एश्योर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी मांग को मांगने से मना कर दिया था। उस जो रविवार का दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला था उसको उन्होंने सोमवार को यानी कि कल चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मेंशन किया और कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है, और दिल्ली हाई कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई को तैयार हो गया और दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कल इस मामले पर सुनवाई की, जहां पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि चूंकि जब इनको गीतांजलि ओमो की जो याचिका है उस पर दलील देने के लिए जो कपिल सिब्बल है वकील, उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि चूंकि वो अभी पूरी तरीके से कॉन्शियस हैं, वो लेटर लिख रहे हैं, न तो वो आईसीयू पे हैं, न ही उनके ऊपर कोई सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन उनकी स्थिति जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट और जो ब्लड का जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट थोड़ी क्रिटिकल है, लेकिन जो हॉस्पिटल है उसका माहौल, वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जो वहाँ का माहौल है सरकार ने ऐसा बना रखा है कि उनको कभी भी कुछ हो सकता है। हालांकि कल भी जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल तरफ से ये स्पष्ट कहा गया था कि उनकी पत्नी को और उनके भाई को एसेस दिया गया है, वो बराबर उनको हॉस्पिटल में एक कमरा भी दिया गया जहां वो रह सकते हैं और उनके साथ उनके संपर्क बराबर हैं। इसके अलावा उनकी प्रॉपर जांच चल रही है। इस पर जो डबल बेंच ने ये पूछा कि क्या जो उनकी ब्लड रिपोर्ट है और जो क्रिएटिनिन का लेवल है उसको लेके जो ताजा अपडेट है वो हमें चाहिए, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस मामले में जो उनकी मांग है वो मानी जाए या नहीं मानी जाए। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट आदेश दिया और ये कहा कि अब तक जो उनकी जो एम्स के डायरेक्टर हैं सफदरजंग के हॉस्पिटल के साथ मिलके वो एक एफिडेविट दाखिल करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि जो उनकी अब तक की मेडिकल बुलेटिन जारी हुए हैं उसकी कॉपी, इसके अलावा जो टेस्ट हुए हैं उनकी एक एनालिटिक रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसमें प्राइवेट लैब के भी जो जांच हुई है उनको करके एक एनालिटिकल रिपोर्ट बना के कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। इसके अलावा जो एम्स के सफदरजंग के डॉक्टर और जो उनकी निगरानी कर रहे डॉक्टर हैं वो उनको भी आज कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिससे इस बात पर निर्णय लिया जा सके। और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शंका जरूर जाहिर की थी और ये कहा था कि चूंकि जो सरकार है और जो हॉस्पिटल है वो जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर कोर्ट को कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन क्योंकि याचिकाकर्ता के मन में ये संदेह है इस वजह से जो सफदरजंग का जो डायरेक्टर हैं वो जो एफिडेविट दाखिल करेंगे और जो डिटेल्स होंगी उनके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।